नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बाबूरा आपका स्वागत करती हूँ अदम्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम हमारी जो है सामान्य हिंदी की नई सीरीज लेकर आए हैं आपके सामने और देखते हैं कि आज हम आपके सामने क्या लेकर आए हैं। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है ना। और प्रश्न कितने हैं हमारे पास? 5, 1 से 5 तक। चलिए, सबसे पहले जो आपके सामने गद्यांश है उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। जन साधारण की भलाई के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के कुछ ऐसे विज्ञापन दिए जाते हैं जिनका लक्ष्य अच्छी सरकार, सामुदायिक विकास, वैज्ञानिक सफलताएं, शिक्षा सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, वन्य प्राणी रक्षा, यातायात सुरक्षा तथा धार्मिक एकता को बनाए रखना होता है ना। आपके सामने जो आज गद्यांश है वह किस पर है? विज्ञापन के अंतर्गत इसको दिया गया है। ठीक है। इसके अतिरिक्त इनसे बाजारों में उपभोक्ता को उत्पादन वस्तुओं के चयन में सहायता मिलती है। कृषि के क्षेत्र में किसानों को कीटनाशक औषधियों और उनके प्रयोग करने की जानकारी, परिवार नियोजन तथा बच्चों को टीका लगाने की जानकारी आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों से मिल सकती है। समाज कल्याण संबंधी संस्थाओं के विज्ञापनों का मुख्य लक्ष्य जनता में विवेकशीलता उत्पन्न करना, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, उनका सांस्कृतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास आदि रहा है। आधुनिक युग में विज्ञापन जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं। उपभोक्ता को शिक्षित करना, उत्पादक को लाभ पहुंचाना, विक्रेता की सहायता करना, उत्पादक को तथा उपभोक्ता के बीच मधुर संबंध स्थापित करना तथा लोक सेवा करना विज्ञापन के प्रमुख कार्य है। इस प्रकार आज हमारा संपूर्ण जीवन विज्ञापनमय हो चुका है ना। तो ये जो हमने गद्यांश आपका दिया है उसका जो है प्रमुख रूप से इसको किस पर फोकस किया गया है? तो विज्ञापन को लेकर फोकस किया गया है कि विज्ञापन के द्वारा है ना, कि विज्ञापन के लक्ष्य क्या है ना, विज्ञापन से जो है हमें क्या लाभ है या विज्ञापन के कार्य कौन कौन से हैं, ये यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। यानी कि विज्ञापन एक सकारात्मक पहल है ना, जो क्या कर रही है? हमारा सामुदायिक विकास कर रही है, वैज्ञानिक सफलताओं से सफलताएं इससे हो रही है, यातायात सुरक्षा और धार्मिक एकता को बनाए रखने का कार्य कहीं ना कहीं विज्ञापन कर रहे हैं, है ना। तो अब चलते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न, देखिए वही विज्ञापन जो हमारा गद्यांश है उसी के अकॉर्डिंग है। पहला प्रश्न देखिए, इनमें से विदेशी शब्द बताइए, है ना। हमको क्या करना है? इनमें से विदेशी शब्द बताइए, यानी हमको शब्द देखने हैं कि कौन सा जो है विदेशी शब्द है। ठीक है। ऑप्शन अ में देखिए कृषि, ऑप्शन ब में है क्षेत्र, ऑप्शन स में है बाजार और ऑप्शन द में है संपूर्ण, है ना, संपूर्ण। अब बताइए यहाँ पर जो आपका विदेशी शब्द कौन सा है ना। देखो शब्दों से जो है प्रश्न आएंगे, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है, इन सभी शब्दों के रूप को आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं आपका आंसर क्या होगा। आंसर होगा आपका स, बाजार। बाजार शब्द जो है वह विदेशी शब्द है, यानी कि विदेशी भाषाओं से लिया गया शब्द माना जाता है। और दूसरा प्रश्न देखिए, लोक सेवा में समास है। लोक सेवा, है ना, लोक सेवा में कौन सा समास है? चलिए देख लेते हैं। अ में है कर्मधारय, ब में है तत्पुरुष, स में है अव्ययी भाव और आपका द में है द्वंद्व समास, है ना। समास पूछा है आपसे लोक सेवा, है ना, यानी लोगों की सेवा या लोक की सेवा, है ना। तो ऑप्शन आपका जो ब है वह बिल्कुल सही होगा, यानी कि तत्पुरुष समास इस शब्द में होगा। लोक सेवा में जो है तत्पुरुष समास होगा।
अब देखिए आध्यात्मिक शब्द में कौन सी संधि है। आध्यात्मिक शब्द में संधि की बात कर रहे हैं। ऑप्शन अ में देखिए यण संधि, ऑप्शन ब में व्यंजन, ऑप्शन स में विसर्ग और ऑप्शन द में है गुण संधि। आध्यात्मिक की बात कर रहे हैं। अति प्लस आत्मिक है ना, इस प्रकार से बनेगा। इसका मतलब जो है आपका ऑप्शन अ वह बिल्कुल सही है, यानी कि यण संधि जो है वह क्या होगी, आपकी आध्यात्मिक में संधि होगी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सांस्कृतिक शब्द में प्रत्यय है ना, सांस्कृतिक है ना, इसका मूल शब्द क्या होगा, संस्कृति है ना। संस्कृति धन हमने क्या किया है, एक किया है, और इसमें कौन सा प्रत्यय लगाया है वो देखना है। ऑप्शन अ में है तक प्रत्यय, ऑप्शन ब में है क प्रत्यय, ऑप्शन स में है एक प्रत्यय और ऑप्शन द में है एक प्रत्यय है ना। तो आपका ऑप्शन स बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 5वां प्रश्न देखिए, विक्रेता शब्द का सही विलोम बताइए। ऑप्शन आ में देखिए उपभोक्ता, ऑप्शन ब में है क्रेता, ऑप्शन स में है उत्पादक और ऑप्शन द में है आपका सभी है ना। यानी कि क्रेता का हमको विलोम शब्द बताना है, सॉरी विक्रेता का हमको विलोम शब्द बताना है, तो आपका आंसर होगा क्रेता। ठीक है, तो ये जो है 5 प्रश्न आपके गद्यांश से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आज आपके फिर से एक और आपके सामने गद्यांश ही है। प्रश्न आपको 6 से 10 तक करने हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। आज के विज्ञान युग में प्रदूषण की समस्या एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। उद्योगों के विस्तार के साथ साथ प्रदूषण भी और अधिक बढ़ा है। धरती का वायुमंडल इतना विषैला हो गया है कि किसी भीड़ भरे चौराहे पर सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगती है। प्रकृति में जब तक संतुलन बना हुआ था तब तक जल और वायु दोनों ही शुद्ध थे, है ना। तो अब देखो हमने ये 3-4 लाइनें पढ़ी हैं, है ना, और उससे जो है हमें पता चल रहा है कि ये जो गद्यांश है ना, उसको किस पर बनाया गया है, यानी कि हम प्रदूषण की समस्या के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। उपयोगितावाद के हाथों प्राकृतिक साधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ है। परिणाम स्वरूप वातावरण में निरंतर प्रदूषण बढ़ा ही है। आज स्थिति यह हो गई है कि न केवल हवा बल्कि जल स्रोत भी दूषित हो गए हैं। इतना ही नहीं, अब तो ध्वनि प्रदूषण के भी दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। यदि हम अब भी नहीं संभले तो इसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। ठीक है ना, तो हमें जो प्रदूषण की जो समस्या है ना, और आज यह जो समस्या है हर कोई देश इससे जूझ रहा है, यानी कि पूरी पृथ्वी ही इस जो समस्या से जूझ रही है, ये वाली बात यहाँ पर कही है ना। वायुमंडल के साथ साथ वायुमंडल में बढ़ रही है ना समस्या ये प्रदूषण की। देखो जल के साथ साथ वायु में भी बढ़ रही है, यहाँ तक ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है। इससे क्या होंगे, इसके जो परिणाम होंगे वह कैसे होंगे, विनाशकारी होंगे। इसलिए हमको अब भी अगर नहीं संभले तो आने वाले समय में जो है प्रदूषण से जो है ये पूरी मानव जाति खत्म हो सकती है। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 6ठा क्वेश्चन है आपके पास, यदि हम अब भी नहीं संभले तो इसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर अब देखिए वाक्य में कौन सा काल है, काल का प्रश्न पूछा है और यहाँ पर हमको देखना है यहाँ से आएंगे। एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन अ में है आपका भूतकाल, ब में है संदिग्ध वर्तमान, स में है आज्ञार्थ वर्तमान और द में है संभाव्य भविष्य। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे है ना, आएंगे यानी कि संभावना है आएंगे, आगे है ना, आगे जरूर आएंगे, यही बात बोल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर संभावना की बात कर रहे हैं और वो भी कौन से काल के अंतर्गत, भविष्य में संभावित हो सकती है। जो हमारे भविष्य में जो हमारा समय आएगा वह उसके जो परिणाम होंगे इस प्रदूषण के वह विनाशकारी होंगे। तो ऑप्शन ड जो है आपका वह बिल्कुल परफेक्ट सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ है। ऑप्शन आ में देखिए मौलिक सिद्धांत उत्पत्ति,
ब में है अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म, स में है उपयोग में लाने का भाव, द में है किसी वस्तु की उपयोगिता का आधार। ठीक है ना, तो यहाँ पर उपयोगितावादी का अर्थ बताना है, उपयोगितावाद का अर्थ बताना है। आपका ऑप्शन ब है, बिल्कुल सही है, यानी अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म या धर्म साधन। ठीक है, और 8वां क्वेश्चन देखिए, वह शब्द जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, वचन हो चाहे लिंग हो, है ना, किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, वह शब्द इसमें से कौन सा है। देखिए, अ में है लिपि, ब में है दीवार, स में है आलसी और द में है जल, है ना। वचन और लिंग के बारे में बात कर रहा है, लिपि लिपियां, दीवार दीवारें, आलसी, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो रहे हैं, लिंग में परिवर्तित हो रहे हैं, सॉरी वचन में परिवर्तित हो रहे हैं और लिंग में भी बदल जाते हैं। लेकिन जल जो है ना, आप भले एक वचन में लिखेंगे या बहुवचन में लिखेंगे, जल जल ही रहेगा। ठीक है ना, तो आपका जो ऑप्शन द है वह बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं हम 90वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है अंधाधुंध शब्द है, किस प्रकार का शब्द है। आ में देखिए अव्यय, ब में है सर्वनाम, स में है विशेषण और द में है संज्ञा। किस प्रकार का शब्द है अंधाधुंध, इसके बारे में हमको बात करनी है। तो यहाँ पर देखिए अंधाधुंध जो है वह एक अव्यय प्रवृत्ति का शब्द है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, किसी भी स्थिति में इसे बदला नहीं जा सकता है, अव्यय शब्द है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब 10वां प्रश्न देखिए, चौराहा शब्द का अर्थ बताइए, है ना। ये जो चौराहा शब्द है इसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन अ में है 4 मंजिला भवन, ऑप्शन ब में है चारों तरफ देखने वाला, ऑप्शन स में है वह स्थान जहां 4 रास्ते मिलते हो और द में है एकाधिक स्थान जहां 4 रास्ते मिलते हो। ऑप्शन जो है आपका कौन सा सही होगा, अब सद में से बताइए। ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन 10 में देखना है और उसका आंसर देखना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन द, एकाधिक स्थान जहां 4 रास्ते मिलते हैं उसे हम कहते हैं चौराहा। ठीक है, आगे चलिए। अब आपके गद्यांश के 2 गद्यांश दिए हैं और दोनों गद्यांश के जो 5 और 5 मिला के 10 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, योजक चिन्ह है ना, चिन्ह से एक प्रश्न जरूर आता है। ऑप्शन अ में है आपका पूर्ण विराम, ऑप्शन ब में है क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन स में है ये और ऑप्शन द में है आपका ये वाला। अब बताइए जो है कौन सा योजक चिन्ह होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो आपका प्रश्न ऑप्शन जो द है वह बिल्कुल सही होगा, इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। चलिए देखते हैं 12वां क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है ना, शुद्ध शब्द आपको बताना है। ऑप्शन अ में देखिए पर्याय, ऑप्शन ब में है प्रसाद, ऑप्शन स में है प्रादुर्भाव और ऑप्शन द में है परिवर्तन। ठीक है, तो बताइए कौन सा होगा, ये तो देखते ही पता चल रहा है आपको कि कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन जो द है वह बिल्कुल सही होगा, यानी कि परिवर्तन जो है सही लिखा हुआ है ना। पर्याय गलत लिखा है, ये पर्याय ना होकर पर्याय होता है ना, प्रसाद होता है। ठीक है, और प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, इन चारों ही है ना व्यंजन में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन अ में है श, ऑप्शन ब में है श और ऑप्शन स में है भ और ऑप्शन ग में है क और क, है ना। बताइए अब आपके इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ठीक है ना, बता दीजिए जल्दी से। ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं वो तो जल्दी ही बता देंगे, ये हमने पढ़ लिए हैं सारे। चलिए ऑप्शन अ में है आपका श्र जो है वह बिल्कुल सही है ना। तो ये जो है आपका क्या है, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और संयुक्त व्यंजन कितने हैं, टोटल 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है ना, कौन कौन से हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और ये आपका श, है ना। ये चारों ही क्या है आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है
है ना, विराम चिन्ह कहाँ पर सही लगाए हुए हैं वो देखना है। ईश्वर करे सब कुशल लौटे, ईश्वर करे सब कुशल लौटे, है ना, यहाँ पे कोमा है, यहाँ पे जो है अर्ध विराम है। और यहाँ पर देखिए ईश्वर करे योजक चिन्ह है, सामयिक चिन्ह भी कहते हैं इसको, सब कुशल लौटे, और ईश्वर करे सब कुशल लौटे, है ना। अब बताइए इसमें से कौन से वाक्य में, अब सदा में से कौन से वाक्य में विराम चिन्ह लगा हुआ है बिल्कुल सही, है ना। तो देखिए ऑप्शन अ जो है वह बिल्कुल सही है, यानी ईश्वर करे कोमा लगा हुआ है, आपको 1 सेकंड के लिए रुकना है और फिर आगे बोलना है सब कुशल लौटे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 कन्नौजिए 9 चूहे, है ना, ये जो लोकोक्ति है इसका सही अर्थ आपको बताना है ना। 8 कन्नौजिए 9 चूहे जो लोकोक्ति है उसका सही अर्थ आपको बताना है, ठीक है। बताइए कौन सा होगा, पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन वन में देखिए 8 कन्नौज 9 चूल्हे, 8 मार्ग 9 मंजिल, स में है सबका मार्ग अलग अलग मार्ग पर चलना, और द में है एक घर में 9 चूल्हे होना। चलिए बताइए 8 कन्नौजिए 9 चूल्हे, यह एक लोकोक्ति है और इसका जो है अर्थ होगा ऑप्शन स, यानी सबका मार्ग अलग अलग होना, है ना, सब अलग अलग मार्गों पर क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वज्ञ शब्द के लिए वाक्यांश छाटिए, है ना, सर्वज्ञ शब्द के लिए, है ना, वाक्यांश देखना है। देखिए जो है ये वाक्यांश है, इसके लिए हमको देखना है। चलिए ऑप्शन अ में है आपके सबके मन की जानता हो, ऑप्शन ब में है सबको जानता हो, ऑप्शन स में है जो सब कुछ जानता हो, और ऑप्शन द में है जो स्वयं को जानता हो, ठीक है ना। तो बताइए क्या होगा, है ना, इसका जो अर्थ होगा वह होगा जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री एक दृश्य श्रव्य नहीं है, है ना, क्या बात कर रहे हैं हम, नहीं की बात कर रहे हैं। दृश्य भी और श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दोनों नहीं है। चलिए ऑप्शन आ में देखिए नाटक, ऑप्शन ब में रेडियो, ऑप्शन स में है टेलीविजन, और ऑप्शन द में है कंप्यूटर, ठीक है ना। तो देखो नाटक को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। रेडियो को हम केवल सुन सकते हैं, उसमें हमको चलचित्र दिखाई नहीं देते हैं। टीवी को हम देख और सुन सकते हैं, कंप्यूटर में हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसका मतलब हमें पूछा है दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है, और इसका मतलब आपका ऑप्शन ब जो है रेडियो बिल्कुल सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या है, मनन शक्ति का, बालक में, है ना, बालक जहां पर क्या करे, मनन शक्ति का मुख्य आधार कौन सा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन अ में है लिखना, ऑप्शन ब में है बोलना, ऑप्शन स में है सुनना, और ऑप्शन द में होगा आपका भाषा, ठीक है ना। मनन शक्ति जो है कहाँ से आएगी, आपकी भाषा से आएगी। इसका मुख्य आधार क्या होगा, भाषा होगा, क्योंकि जब भी आप सोचेंगे तो किसी न किसी भाषा में ही सोचेंगे, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन द आपका बिल्कुल सही होगा। 19वां प्रश्न देखो, सुनना भाषा कौशल में प्रथम सोपान माना जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि, है ना, क्यों माना जाता है। ऑप्शन आ में देखिए बच्चा भाषा केवल अनुकरण द्वारा सीखता है, ब में देखिए बच्चा भाषा अपने मित्रों द्वारा सीखता है, स में देखिए बच्चा माता पिता को बोलते हुए सुनता है, और द में है बच्चा अध्यापक को बोलते हुए सुनता है ना। भाषा का प्रथम कौशल कौन सा है ना, भाषा कौशल का प्रथम सोपान कौन सा है, तो सुनना है, ठीक है ना। सुनना सुबोपल्ली जिसको हम कहते हैं, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना, ये चारों ही कौशल है, जिसमें सर्वप्रथम जो कौशल वो सुनना माना गया है, यानी श्रवण कौशल को माना गया है। अब इसको क्यों मानते हैं उसका उत्तर आपको देना है, ठीक है। तो ये जो आपका ऑप्शन स है उसमें देखिए बच्चा माता पिता को बोलते हुए सुनता है, और वहीं से जो है बच्चा क्या करता है, सुनने का कौशल जो है पहली बार में ही चालू कर देता है सीखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य वस्तु, है ना,
ऑप्शन आ में देखिए अनावश्यक है, ऑप्शन ब में एकमात्र संसाधन है, ऑप्शन सा में है साध्य है और ऑप्शन द में है साधन है। ठीक है, तो क्या है पाठ्य पुस्तक, है ना, पाठ्य पुस्तक क्या है भाषा शिक्षण में, तो क्या है सिर्फ एक साधन मात्र है, यानी कि एक साधन है। अनावश्यक है ये तो नहीं हो सकता क्योंकि जरूरत होती है, एकमात्र संसाधन नहीं है, है ना, इसके अलावा भी बहुत सारे साधन है हमारे पास, और साध्य है यह भी नहीं है, तो ऑप्शन द आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 21वां क्वेश्चन देखिए, छात्रों में लेखन कौशल का विकास करते समय एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, आप छात्र, आप अध्यापक हैं और आपके छात्रों में जो आपको क्या करना है, कौशल, लेखन कौशल का विकास करना है, तो आपको किस बात का ध्यान रखना होगा। ऑप्शन आ में देखिए, शिक्षक छात्रों के समक्ष स्वयं भी उपयुक्त लेखन प्रस्तुत करे। ब में है लेखन कौशल का विकास करने से पूर्व शिक्षक को वर्णमाला का अभ्यास कराना चाहिए। ऑप्शन सा में है छात्रों को कलम पकड़ने में कोई परेशानी न हो, और ऑप्शन द में है उपरोक्त सभी, यानी किसका आपको ध्यान रखना चाहिए लेखन कौशल के विकास के अंतर्गत, है ना। तो यहाँ पर अगर हम चलते देखें तो आपका ऑप्शन जो है द बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा, है ना, आपको भी क्या करना होगा, उपयुक्त लेखन लिखना होगा बच्चों के सामने। दूसरा, है ना, वर्णमाला का अभ्यास बच्चों को सबसे पहले करवाना होगा। उसके बाद, है ना, छात्रों की जो कलम पकड़ने में कोई परेशानी न हो, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। इसका मतलब ऑप्शन द आपका बिल्कुल सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 22वां क्वेश्चन देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण है एक प्रकार का, उपचारात्मक शिक्षण क्या है। ऑप्शन आ में देखिए आदेशात्मक कार्य, ऑप्शन ब में अनुदेशात्मक कार्य, ऑप्शन स में नकारात्मक कार्य, ऑप्शन द में धनात्मक कम अधिक ऋणात्मक कार्य। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता और ना ही ये हो सकता है। अब ऑप्शन अ और ब में से आप बताइए क्या होगा, है ना। तो आपका ब जो आंसर है वह बिल्कुल सही होगा, अनुदेशात्मक कार्य है उपचारात्मक शिक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, अध्यापक का कर्तव्य है कि वह मूल पाठ प्रस्तुत करने से पूर्व छात्रों का मूल्यांकन करे। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिया गया है, किसका मूल्यांकन करना है ना, पाठ प्रस्तुत करने से पूर्व। तो देखिए ऑप्शन आ में है पूर्व ज्ञान, ऑप्शन ब में है अल्प ज्ञान, ऑप्शन स में है उच्च ज्ञान और ऑप्शन द में है निम्न ज्ञान। ठीक है ना, तो क्या करना होगा, ये तो हमें पहले से ही पता है कि पहले हमें बच्चे का पूर्व ज्ञान का आंकलन करना होगा। आप जब पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, बालक के पूर्व ज्ञान का पता लगाना होगा, यानी मूल्यांकन करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है, देखो 24वां क्वेश्चन, संप्रेषण कौशल की बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन का विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है ना। संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की क्या भूमिका है, यह बताना है। ऑप्शन आ में देखिए शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, ब में है उच्चारण शक्ति का विकास करना, ऑप्शन स में है अ और ब दोनों, और ऑप्शन द में है कोई नहीं, है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। क्या कह रहे हैं, देखो संप्रेषण कौशल का विकास करने के लिए व्याकरण की भूमिका क्या होगी। ठीक है ना, तो आपका जो ऑप्शन अ है वह बिल्कुल सही होगा, यानी शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, क्योंकि हम व्याकरण में जो है भाषा की शुद्धता को देखते हैं, है ना। तो ऑप्शन अ आपका बिल्कुल सही है। भाषा के माध्यम से छात्रों का होता है ना, भाषा के माध्यम से छात्रों का क्या होता है। आ में देखिए मानसिक विकास, ब में बौद्धिक विकास, स में शारीरिक विकास और द में है अ और ब दोनों ही, है ना। तो भाषा से, है ना, भाषा के माध्यम से किसका विकास होगा। ऑप्शन द जो है आपका बिल्कुल सही है, यानी कि मानसिक विकास और बौद्धिक विकास दोनों ही भाषा के माध्यम से होते हैं। तो ऑप्शन द आपका सही होगा। 26 क्वेश्चन देखिए, स्वर वाचन कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है स्वर वाचन, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न आया है, पहले हमने एक बार मौन वाचन दिया था, आज स्वर वाचन का नंबर आया है। चलिए ऑप्शन आ में देखिए आदर्श वाचन, ऑप्शन ब में है अनुकरण वाचन,
ऑप्शन स में है सामूहिक वाचन और ऑप्शन द में है आपका पाठ्य पुस्तक। ठीक है, स्व स्वर वाचन कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन स जो है वह बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, स्व स्वर वाचन का मतलब ही क्या होता है? सामूहिक वाचन होता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन 27 की तरफ। प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को किस विधि से पढ़ाते थे या पढ़ा देते थे, है ना? तो प्राचीन काल की हम बात कर रहे हैं, है ना। और प्राचीन काल में जब बात करते हैं तो ऑप्शन आ में देखिए आगमन विधि, ऑप्शन ब में व्याख्यान विधि, ऑप्शन स में खोज विधि और द में है प्रयोगशाला विधि। यानी कि प्राचीन काल में हम गुरु जी जो है अपने शिष्यों को किस विधि से पढ़ाते थे? तो ऑप्शन आपका ब बिल्कुल सही है, यानी कि व्याख्यान विधि के द्वारा जो है पढ़ाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 28। व्याकरण शिक्षण में व्याख्या का अंग नहीं है ना? व्याख्या की बात कर रहे हैं, व्याख्या का अंग नहीं है किसमें? व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत। ऑप्शन अ में देखिए परिचर्चा, ऑप्शन ब में चर्चा, ऑप्शन स में है उदाहरण और ऑप्शन द में है क्या आएगा? ऑप्शन द में प्रत्युदाहरण। ठीक है, प्रत्युदाहरण। तो देखिए क्या होगा? परिचर्चा होगा, चर्चा होगा और प्रत्युदाहरण होगा, लेकिन उदाहरण जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगा। व्याख्या का अंग नहीं है। व्याकरण शिक्षण में व्याख्या जब हम करेंगे तब क्या होगा? आपका उदाहरण नहीं होगा। चलिए 29वां सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का हमारा। बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन है। बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन है, प्रकृति के अनुकूल। ठीक है, ऑप्शन आ में देखिए मातृभाषा, ऑप्शन ब में है राजभाषा, ऑप्शन स में है विदेशी भाषा और ऑप्शन द में है सभी, है ना। कि बच्चा जो है अपनी प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय करे तो उसके लिए सबसे बेस्ट साधन कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन अ जो है वह बिल्कुल सही होगा कि जब भी बच्चा है जो है अपने विचार विनिमय के बारे में सोचेगा या करने का प्रयास करेगा तो वह अपनी मातृभाषा को सबसे पहला और सर्वश्रेष्ठ साधन मानेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए वाचन शिक्षण का उद्देश्य है ना? वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है ये आपको ध्यान लगाना है। ऑप्शन आ में देखिए बालकों को स्वर के आरोह अवरोह का उचित अभ्यास कराना, ब में है बालकों को उचित ध्वनि के साथ वाचन का अभ्यास कराना, स में है धारा प्रवाह वाचन की योग्यता प्रदान करना और ऑप्शन द में है आपका उपयुक्त सभी। सीधा प्रश्न है और आंसर सभी को आ गया होगा, है ना। वाचन शिक्षण की हम बात कर रहे हैं तो उसमें स्वरों के आरोह अवरोह का उचित अभ्यास कराना आवश्यक है, ये भी कराना हो। ठीक है, ध्वनि के साथ वाचन का उचित ध्वनि के साथ वाचन का अभ्यास करना चाहिए, बिल्कुल सही। धारा प्रवाह वाचन की योग्यता प्रदान करना चाहिए, इसका मतलब आपका ऑप्शन द जो है वह बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तो आज की हमारी जो ये सीरीज है ना, ये भी आज खत्म हो गई है ना। तो देखिए हमने जो है आपको जितना हमारा बेस्ट हो सका हमने आपको दिया है। ठीक है, तो थैंक यू, वेल।